एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर और आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल। आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे एक अलग विषय पर। 2-3 महीने में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। बीच में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी है और मोदी शाह के पापों का घड़ा भी भरते जा रहा है। एक से एक उनके पाप सामने आ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जो नया फैसला दिया है एसआईआर के मामले में, जो 70 लाख से ज्यादा नाम काट दिए गए थे, वो जो ज्ञानेश कुमार नाम के जो दलाल है सरकार के, सरकारी दलाल, उन्होंने बोला कि किसी की बहू बेटियों के टीवी फुटेज मैं कैसे दूं, दे दूं क्या? ये कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है। तो ऐसे दलालों को हाथ में पकड़ने के बाद, चंद्रचूड़ जैसे दलालों को हाथ में पकड़ने के बाद, तो ऐसे सब लोगों ने इतनी सारी कोशिश करने के बावजूद भी उनको अब एक एक मामले में बैकफुट पर आना पड़ रहा है। और जगदीप धनखड़ ने इनकी वाट लगा दी है करीब करीब। अभी तक वो साइलेंट है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि क्या होगा। तो जो गलत पाप करेंगे उसकी भी एक हद होती है। मोदी शाह ये पाप का जीता जागता उदाहरण है। भाजपा संघ ही पाप का उदाहरण है और इसीलिए इन लोगों ने जो भी मनमानी करने की कोशिश की थी, तो उस पे अब रोक लग गई है। करीब करीब हर तरीके से रोक लग गई है। अभी बिहार में जो एसआईआर होने वाली थी उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा निर्देश दे दिया है। उन्होंने जो दिए हैं वो 3 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। निर्णय के 3 पॉइंट है। उन्होंने आधार कार्ड को वोटर लिस्ट में सुधार के लिए वैध दस्तावेज मानने का निर्देश दे दिया है। खुलेआम बोल दिया है कि आपको आधार कार्ड जिसके पास में है वो वैध वोटर है, ये समझना पड़ेगा और इसीलिए उसको वोटिंग का अधिकार है, आप उसको काट नहीं सकते। उसके साथ में चुनाव आयोग ने ये भी बोला कि ऑनलाइन दस्तावेज सबमिट करने वाले के भी नाम आपको काटी हुई या नई सूची में, मतदाता सूची में ऐड करने होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि थोड़ा राजनीतिक दलों की भागीदारी कमी है, थोड़ी सावध रहना चाहिए। ये भी इशारा दे दिया। मतलब ये इशारा भी मोदी सरकार की बदमाशियों के खिलाफ है, शाह की बदमाशियों के खिलाफ है, दादागिरी के खिलाफ है। क्योंकि कर्मचारियों पे भी, अन्य कर्मचारी या सरकारी यंत्रणाओं पर भी इन लोगों ने अपना शिकंजा कसा है। उन लोगों को दबाव में रखा है, धमकियों में रखा है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि राजनीतिक पार्टियां भी खुलकर सामने आए, बेसावध ना रहे, घोड़े बेचकर ना सोए। और इसीलिए ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। 70 लाख के ऊपर जो नाम काट दिए गए थे, उन नामों में से अब सभी को करीब करीब लिस्ट में ऐड करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि जो नाम आपने काट दिए हैं उन लोगों की सूची आप जाहिर करो, ताकि उन लोगों को जो कमियों के का आधार बना के आपने काटा है, उन लोगों को आधार कार्ड दिखाकर अपना नाम फिर से जोड़ने का मौका मिले। तो ये लताड़ मार दी है ये, या गालों पर तमाचा है। गालों पर तमाचा ये बहुत सौम्य शब्द हो जाएगा मोदी शाह के लिए। ये जूते मारे हैं सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने जूते मारे हैं इन लोगों की विकृतियों पर। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश 14 अगस्त को आया था और अंतिम आदेश का इंतजार था। तो वो इंतजार अब खत्म हो गया है। बीजेपी को और एक झटका बैठा है, एक झटका लगा है। और अब बिहार में जिस तरीके से माहौल बदलेगा, माहौल बदल रहा है, तो इनका सफाया होने के चांसेस है। फेयर इलेक्शंस अगर बिहार में हो जाते हैं तो बीजेपी का सफाया होना निश्चित है। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति के चुनाव के मामले में भी जो रेड्डी साहब का नामांकन कर दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे और बहुत ही नेक आदमी, चंद्रचूड़ जैसे बिकाऊ जज नहीं थे, वो नेक आदमी, सभ्य आदमी, सज्जन आदमी, ऐसे आदमी का नाम डिक्लेयर कर दिया है इंडिया आघाड़ी ने। और उनका नाम सामने आने की वजह से पूरे समीकरण ही बदल गए हैं।
और ये हो सकता है कि इस चुनाव में इंडिया आघाड़ी का, इंडिया गठबंधन का जीतना करीब करीब तय लग रहा है लोगों को। इसमें संघ के भागवत क्या भूमिका लेते हैं ये भी देखना होगा। उनको भूमिका लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लेते हैं तो संघ जैसे ही बीजेपी जीत जाती है, इसमें मोदी शाह स्ट्रांग हो जाएंगे और फिर सबसे पहला खात्मा अगर करना है तो भागवत का करेंगे, गडकरी का करेंगे, योगी का करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं यार, इतने सालों के बाद में और इतने अनुभव के बाद में भी अगर संघ के लोग नहीं दुरुस्त होंगे, नहीं सुधर रहे होंगे तो फिर भगवान ही उनका मालिक है। कोई भगवान नहीं बचा पाएगा, 33 करोड़ भगवान भी उनको नहीं बचा पाएंगे। तो ऐसे शैतानी शक्तियों से या विकृति से छुटकारा पाना सबसे पहला आपका क्रम होना चाहिए। सबसे बड़ी वरीयता होनी चाहिए कि ऐसे शैतानों से निपटारा किया जाए, ऐसे शैतानों से देश को और खुद को बचाया जाए। ये सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। संघ क्या करता है ये मालूम नहीं, देखेंगे हम लोग। लेकिन देश जिस तरीके से फिर से इकट्ठा हो रहा है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, संसद में मोदी गो बैक, वोट चोर गद्दी छोड़ो, वोट चोरो गद्दी छोड़ो, मोदी गो बैक, मोदी शाह गो बैक, इस तरीके से नारे संसद सभागृह में गूंजे हैं। तो उसमें वो जो बिल्ला है, वो बिल्ला भी घबराए हुए होंगे, उनको भी उनके पाप याद आ रहे होंगे, उनका भी क्या हश्र होगा ये सोचकर ही उनकी रूह कांप रही होंगी। हालांकि ये लोग बड़े बेशर्म होते हैं, क्योंकि देश के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। थोड़ी भी ईमानदारी है, थोड़ी भी अगर इंसानियत किसी आदमी में है तो देश के साथ में गद्दारी नहीं करेगा, जनतंत्र के साथ में गद्दारी नहीं करेगा, मानवता के साथ में गद्दारी नहीं करेगा। मगर ये बिल्ला भी गद्दारी के बगैर कुछ करता ही नहीं है। कितना झूठ बोलता है, कैसे दबाता है विपक्ष को। चंद्रचूड़ भी वैसा ही था, ये भी वैसा ही है। ये गोडसे की नई एडिशन है। ये गोडसे नए रूप में, शायद गोडसे कई जगहों पे घूमे होंगे तो उनकी ये औलाद है। वैचारिक दृष्टि के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये गोडसे की नाजायज औलाद है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जनतंत्र के हत्यारों की चुंगल से अब देश धीरे धीरे मुक्त होने जा रहा है। और जिस तरीके से राहुल गांधी को जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, तो ये तो बिहार में इनका तंबू उखाड़ के फेंक देंगी जनता। अब जनता भी जाग गई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इशारा कर दिया है और विरोधी पार्टियों ने भी सावधान रह के इनके खिलाफ में मोर्चा संभालना चाहिए। आप घर में सोए रहेंगे, आप डरेंगे, ईडी को डरेंगे, सीबीआई को डरेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डरेंगे, और जनता ने लड़ाई लड़नी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेताओं को भी सामने आना चाहिए, पार्टियों को भी सामने आना चाहिए, और नया नेतृत्व भी हर पार्टी से आगे आना चाहिए। पुराने जो बिके हुए लोग होंगे या पुराने उनके स्लीपर सेल होंगे बीजेपी के, संघ के, तो उन लोगों को पार्टी से बाहर निकाल के या धकेल के युवा नेतृत्व ने सामने आना चाहिए। पार्टी नेतृत्व ने भी इनके युवाओं के फेवर में खड़ा रहना चाहिए, अपनी ताकत उनको देनी चाहिए। ये बहुत अच्छा समय है। और इस देश में गांधी वर्सेस गोडसे यही लड़ाई है। गांधी वर्सेस गोडसे यही असली लड़ाई है। संस्कृति विरुद्ध विकृति यही असली लड़ाई है। फिर बाकी छोटे मोटे मत प्रवाह, छोटे मोटी विचारधाराएं तो है ही देश में, वो तो बहुत सारे आयाम है, बहुत सारे सवाल है। इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है, तो छोटे मोटे कई सवाल है, बड़े भी सवाल है। तो उन लोगों को, उन सवालों को लेकर लड़ने वाले कई महापुरुष भी हुए हैं। तो वो लाइन अलग है। वो लगन छोटी छोटी नदियां या छोटे छोटे नाले होते हैं, उस तरीके की वो राजनीतिक व्यवस्था है या सामाजिक व्यवस्था है। लेकिन असल में इस देश में अगर जनतंत्र के रखवाले या आजादी के शिल्पकार अगर कोई है तो महात्मा गांधी है, इसमें तो कोई शक नहीं। महात्मा गांधी के बारे में कुछ मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो महात्मा गांधी का द्वेष करेगा वो आरएसएस का है या आरएसएस की अनौरस औलाद है, यही बोल सकते हैं। दूसरा तो कुछ नहीं बोल सकते। मतभिन्नता को माना जा सकता है,
बाबा साहब आम्बेडकर और महात्मा गांधी के भी मतभेद थे। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी भी कुछ मामले में अलग अलग विचारधाराएं थी। भगत सिंह और महात्मा गांधी के भी विचार अलग थे, तरीके अलग थे, लेकिन उनके मन में देश के प्रति सद्भाव ही था, देश का भला ही चाहते थे। हालांकि इलाज, वो हर बीमारी का इलाज अपने अपने तरीके से ढूंढ रहे थे। इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर हो, महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जवाहरलाल नेहरू हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, या फिर सरदार पटेल हो, भगत सिंह हो, ये जो देशभक्त है, महापुरुष है, कई सारे महापुरुष जो स्वतंत्रता की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए थे, कई लोगों ने बलिदान किया, उसके बाद में ये देश बना। हम छोटी छोटी लड़ाइयों के लिए मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए वो नहीं किया, ऐसी छोटी छोटी बातों को बीच में ना लाए। आज़ादी होती है। अगर इस देश को आज़ादी नहीं मिलती तो बाकी सारी बातें जो है कुछ कमियां रह गए होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो देश बना गांधी नेहरू के विचारों से बना। सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत सारा है। और भी बहुत कई नाम है, सैकड़ों नाम है, हजारों नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उन लोगों के प्रति अपनी ईमानदारी और सच्ची श्रद्धा रखिए। पहले ये हम लोगों को समझना होगा। आजकल इस देश में ऐसा है कि आज़ादी जैसे मिली इसका कोई महत्व ही नहीं है। अपनी पर्सनल बातों को ज़्यादा अहमियत देने वाली विकृति अभी देश में बहुत ज़्यादा फैल रही है, और इसीलिए आरएसएस जैसी संस्थाओं का कारोबार फला है, फूला है। तो ऐसी संकीर्ण विचारधारा से आगे बढ़कर हमें नेहरू जी की, गांधी जी की विचारधारा को, सरदार पटेल की विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा। कांग्रेसी विचारधारा ये सर्वसमावेशक विचारधारा है। हालांकि उनमें कुछ गलतियां हो सकती है, त्रुटियां हो सकती है, तो उनको सुधारा जा सकता है। लेकिन ये संघवादी, आरएसएसवादी या संकीर्ण जातीयवादी या व्यक्ति पूजक विचारधाराओं को हमें त्यागना होगा, उनसे दूर रहना होगा, उनसे बचना होगा, तभी इस देश का कुछ हो सकता है। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।